नॉर्मल फोर्स नहीं, कांटेक्ट फोर्सेस। और कांटेक्ट फोर्स से रिलेटेड जो हम था डिस्कशन हमने कंप्लीट किया था, दैट वाज अबाउट एक तो नॉर्मल फोर्स रहेगा, दूसरा कांटेक्ट फोर्स रहेगा, ठीक है। एंड जब भी एक बॉडी किसी सरफेस के साथ या फिर दूसरे बॉडी के साथ कांटेक्ट में होती है तो कैसे इंटरेक्ट होगी, इससे रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे थे। तो ये सारी बातों का डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। एंड आज जो है हम न्यू कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ तो दिख रहा है, उससे कुछ आइडिया आ रहा होगा। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? व्हाट इज देयर ऑन स्क्रीन? फ्रीली फॉलिंग एक एस्ट्रोनट है ना। और उसी तरह का एस्ट्रोनट तो हम आज पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इस एस्ट्रोनट की तरह तरह हम क्या करने वाले हैं, जो फोर्सेस एक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर उसको शो करने वाली फ्री बॉडी डायग्राम्स को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसकी अगर कंडीशन देखेंगे तो इसको प्लैनेट से या फिर जिस ये स्पेस शटल में मूव कर रहा था उससे फेंक दिया गया है। एंड उसके बाद इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं एंड किस डायरेक्शन में ये मूव होता है, ये सारी बातें यहाँ पे इस एस्ट्रोनॉट से रिलेटेड है। लेकिन सेम कंडीशन जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो भी फोर्सेस का इंट्रोडक्शन हमने अब तक किया था, अगर वो बॉडी के ऊपर एक्ट होते हैं बॉडी को आइसोलेट करके, तब की केस में क्या होगा ये हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कशन शुरू करते हैं अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। अब बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या होगा, देखो पहले से एकदम दिमाग में क्लियर कर लो कि यहाँ पे हम कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करने वाले हैं और उसको अपन फ्री बॉडी डायग्राम बोल रहे हैं। इसका मतलब ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। पर्टिकुलर जो भी बॉडी है या फिर जो भी सिस्टम है जिसके बारे में हम इस टॉपिक में इस कंसेप्ट में डिस्कस करने वाले हैं, उसके ऊपर एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस को हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। एंड उसको शो करते टाइम हमें किस किस कंडीशन को कंसीडर करना है, ये इंट्रोडक्शन अपन पहले भी देख चुके हैं। अब उसको इंप्लीमेंट करना है। पहले तो डायग्राम आएगी, उसके साथ डायग्राम में जो है वहां पे मासेस, टेंशन, कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इनकी वैल्यू भी धीरे धीरे ऐड होती जाएगी। एंड उसका यूज करके फिर हम एट द एंड न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके जो भी रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन होगा या फिर रिक्वायर्ड फोर्स होगा या फिर रिक्वायर्ड टेंशन होगा या फिर रिक्वायर्ड नॉर्मल रिएक्शन होगी, उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, वो एकदम धीरे धीरे आपको समझ में आने वाला है। तो अब तक जो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का डिस्कशन किया था उस सीक्वेंस का एंड आगे जो भी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस सीक्वेंस में से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है। तो आज के लेक्चर में जो है एकदम आंखों की तरह ब्रेन को भी खुला रखना है। ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको लग जाएगा कि अरे हाँ एकदम इजी है, वही रिपीटेशन चल रहा है। लेकिन जब लेक्चर के बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क होगा फ्रॉम द मॉड्यूल, देन यू कैन फाइंड समव्हाट डिफिकल्ट। तो वो डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, इसलिए जो है स्टार्ट से आप उसको थोड़ा सा फोकस करके कॉन्सेंट्रेट होके जो है उसको देखने वाले, ठीक है। तो बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम मतलब होता क्या है, पॉइंट टू पॉइंट जो है मैं अभी लिख के नहीं दूंगा, डायरेक्टली आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम मतलब होती क्या है एंड उसको ड्रॉ कैसे किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम मतलब हम क्या करेंगे कि जो भी बॉडी है और जो भी सिस्टम है इसको हम करेंगे आइसोलेट। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम हम भी ड्रॉ करेंगे तो एक बॉडी को, एक टाइम पे एक बॉडी को या फिर एक सिस्टम को ही कंसीडर करना है, इसलिए उसको रिमेनिंग सिस्टम से हमें आइसोलेट करना पड़ता है। अभी आइसोलेट करना मतलब क्या करना, जैसे कि इन जनरल हम पहले भी इस तरह की कुछ बातें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फ्लोर है, ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर हमने यहाँ पे इस तरह का एक ब्लॉक प्लेस किया है एंड ये ब्लॉक के सराउंडिंग में इसके बाजू में और एक ब्लॉक है। ऐसे दो ब्लॉक्स यहाँ पे प्लेस किए हैं, एक M1 है एंड एक M2 है। ऐसे दो ब्लॉक के बारे में हमें डिस्कशन करने के लिए बोला है एंड M1 M2 आर देयर मासेस। तो अगर हमें यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम यानी FBD ड्रॉ करनी है, अगर पहले बॉडी के लिए जिसका मास M1 है, तो पहली स्टेप में हमें करना क्या है, उसको आइसोलेट करना है। मतलब M2 को वहां पे कंसीडर नहीं करना है, जिस सरफेस के ऊपर उसको रखा था सरफेस को भी कंसीडर नहीं करना है। हमें यहाँ पे सिर्फ M1 की FBD ड्रॉ करते टाइम ये M1 को ही कंसीडर करना है। मतलब हमने उसको आइसोलेट किया, सेपरेट किया फ्रॉम रिमेनिंग मासेस और रिमेनिंग सिस्टम। उसी तरह से अगर हमें बोला जाएगा कि FBD कैलकुलेट करनी है
और एफबीडी कैलकुलेट करने के लिए हमें कंडीशन दी जा रही है कि आप एफबीडी कैलकुलेट करेंगे फॉर द बॉडी ऑफ मास m2। तो ये m2 वाला अगर मास है, इसके लिए अगर मुझे एफबीडी ड्रॉ करनी है तो पहली स्टेप में हमें उसको आइसोलेट करना पड़ेगा। मतलब देखो, एकदम सिंपल पॉइंट से ये बताने से या लिखने से इतने क्लियर नहीं होंगे। जैसे जैसे आगे अपन एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते जाएंगे, यू विल कम टू नो दैट वहां पे एकदम सिंपल रिपीटेटिव प्रोसेस होती है। जिस बॉडी के अपन एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं उस बॉडी को सिस्टम से बाजू में ड्रॉ करना, आइसोलेट करना, ये पहली स्टेप होगी। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ m2 की बात करूंगा, तो ये m2 मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। बाकी कोई भी यहाँ पे ना सरफेस है, ना m1 है, ना कोई नॉर्मल रिएक्शन है, वो मतलब आगे आएगी, लेकिन फर्स्ट स्टेप में कुछ भी पार्ट हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो हर बार आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सिर्फ हमें प्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है, और वहां पे हर बार हम पहली स्टेप में यही करेंगे, बॉडी को उठाओ और अलग से ड्रॉ करो। एक ही बॉडी है एंड वही बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, जैसे ऊपर मैंने एस्ट्रोनॉट को शो किया था, उसके ऊपर एक्ट होने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, वो पहले से मोशन में किसने सेट किया वो फोर्स, वो सारे हमने छोड़ दिए, बस उसके ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं। वही कंडीशन यहाँ पे भी हमें रिपीट करनी पड़ती है एंड उसी के ऊपर अपन फोकस करते हैं। ठीक है, एक बार बॉडी आइसोलेट हो गई, उसके बाद में जो प्रोसेस होती है वो तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, एकदम सिंपल होती है। उसके बाद में हमें कंसीडर करना पड़ता है बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस। तो उसमें जो है हम फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ करते हैं कि जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मतलब मैकेनिक्स में जब तक हमारा डिस्कशन होगा तब तक हम वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर मैग्नेटिक फील्ड के फोर्सेस इन जनरल कंसीडर नहीं करते हैं। जब ये मिक्स टॉपिक का क्वेश्चन आएगा, जब अपन 12th एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तब की केस में वहां पे कंसीडरेशन होगा। तो यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की अगर बात चलेगी, मतलब फील्ड फोर्स की अगर बात चलेगी, तो वहां पे सिर्फ डिस्कशन या फिर कंसीडरेशन होगा अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड ये ग्रेविटेशनल फोर्स का हम एक ही फॉर्म यहां पे यूज करेंगे, दैट इज वेट। मतलब ये जो दोनों पॉइंट मैंने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किए, इसको अपन कहीं पे भी स्किप नहीं कर सकते, ये हर बार रहने वाले हैं। लेकिन इसके बाद में जो कुछ भी आने वाले हैं फोर्सेस, अब कौन से आने वाले हैं आपको तो आइडिया है ही, जो अपन डिस्कस कर रहे 2-3 दिन से। क्या होगा, एक तो बॉडी दूसरे बॉडी के साथ में कांटेक्ट में होगी तो कांटेक्ट फोर्स रहेगा। अगर बॉडी को हमने स्ट्रिंग के साथ, रोप के साथ या फिर केबल के साथ टाई करके बांध के अगर छोड़ दिया है तो वहां पे टेंशन वाला फोर्स होगा। एंड उसके बाद में अगर यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बॉडी जिस सरफेस के ऊपर रख दी है वो थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, वहां पे थोड़ा सा फ्रिक्शन है, तो वहां पे हमें इन एडिशन फ्रिक्शनल फोर्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये होता कैसे कैसे है, आगे क्या क्या करना पड़ता है, एकदम सिंपल बातें हैं, बस जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके ऊपर फुल फोकस देके एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर आपको देखना है। यू विल कम टू नो दैट कितना सिंपल होता है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन हमने देखी है, एक फोर्ड है, फोर्ड की एंडेवर है, आपको दिख रही है, और ये एंडेवर मोशन में है या रेस्ट में है? रेस्ट में। वो रेस्ट में है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रही है, कैमरा घूम रहा है तो ऐसे लग रहा है कि वो घूम रही है, लेकिन वो रेस्ट में है। अब अगर ये रेस्ट में है, इसका मतलब इससे रिलेटेड अगर मुझे यहाँ पे कंडीशन कंसीडर करनी कि सपोज ये कोई भी एक सरफेस होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे कार जिस फ्लोर पे खड़ी थी वो सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो कार थी, फिजिक्स में हम हर बार वो डायग्राम कंसीडर नहीं करते, हम एकदम सिंप्लीफाइड डायग्राम को कंसीडर करते, इसलिए मैंने क्या किया, कार को रिप्लेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ वन ब्लॉक। तो जैसे कार थी वैसे ये ब्लॉक आ गया। अब कार का मास कुछ भी होगा उसको मैं ब्लॉक का मास बोल देता हूं एज ए एम। अब ये हो गई हमारी सिस्टम, मतलब ये पर्टिकुलर एक सरफेस के ऊपर एक बॉडी को रखा था, जिसका एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख रहे हो। वही कंडीशन अप्लाई करके मैंने हमारे फिजिक्स के लिए जो क्वेश्चंस की कंडीशन चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे होगा क्या, इस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स एक्ट होगा क्या, एस और नो? इफ कार इज एट रेस्ट, कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है क्या? कम ऑन फास्ट। यस सर। कौन सा फोर्स? एक तो फोर्स को अपन mg कभी भी सर। मतलब छोड़ नहीं सकते, mg उसका mg, वेट। उसका वेट, उसके वेट को अपन यहाँ पे कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। इसका मतलब हर बार इस तरह की बॉडी अगर मिल गई और मुझे अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है, तो पहली स्टेप में मुझे सेम बॉडी को फ्लोर को छोड़ के इस तरह से शो करना पड़ेगा। ये हो गई आइसोलेट, ऊपर की बॉडी है लेकिन थोड़ी सी छोटी ड्रॉ कर दी मैंने। अगर उसका मास m था तो सबसे पहले उसका जो वेट होगा दैट विल बी mg, इट विल एक्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? यस।
एंड एट द सेम टाइम एज कार इज इन कॉन्टेक्ट विद द रोड, या फिर जो भी सरफेस दिखा गया है रेगिस्तान है तो उसके कांटेक्ट में है, वही ब्लॉक हमारा सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है, इसलिए वहां पे कांटेक्ट फोर्स भी एक्ट होगा। एंड वहां पे कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट फ्रिक्शन वाला वो हम कंसीडर करते हैं अगर वहां पे कंडीशन आपको दी है कि वहां पे फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तब की केस में। अदरवाइज हमें बस वहां पे जो सरफेस कार के ऊपर एक्सर्ट करेगा वो नॉर्मल रिएक्शन यहां पे मिलती है। क्लियर? यस सर। तो ये हो गई इन जनरल कंडीशन, और इसको अपन बोलते हैं कि सिस्टम जिसके ऊपर फोर्सेस एक्ट होते हैं। अब यहाँ पे कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो हमें दिखाई देंगे, कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जो वहां पे दिखाई नहीं देंगे। जैसे वेट यहाँ पे दिख नहीं रहा है, या फिर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है वो भी नहीं दिख रही है, लेकिन उसको जब अपन एफबीडी के फॉर्म में मतलब फ्री बॉडी डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से जो भी फोर्सेस है जो दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, विजिबल है इनविजिबल है, जो कांटेक्ट फोर्स है, जो फील्ड फोर्स है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर केस में कोई भी एप्लीकेशन से अगर बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है तो हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की केस में। तो ये बन गई एफबीडी। जो डायग्राम यहां पे आपको दिख रही थी कार वाली, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम यहां पे बाजू में आ गई। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो कार अगर रेस्ट में है तो यहां पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते टाइम भी ऑब्जर्व किया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार के ऊपर कोई फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है, यानी कि हम इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है, कल भी मैंने इंट्रोड्यूस की थी लास्ट में, कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस दैट विल बी जीरो, है ना। कोई फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा है तो उनकी सम क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। क्लियर? यस। अब साइमल्टेनियसली हम अगर सेम कंडीशन वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करने जाएंगे तो क्या होगा बोलो। अगर समेशन ऑफ एफ अलोंग वाई लेना है तो ये जीरो आएगी या नॉन जीरो आएगी? जीरो। जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि कार उड़े भी नहीं मार रही है और कार जमीन के अंदर भी नहीं घुस रही है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी वो कार इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। दैट्स व्हाई समेशन ऑफ एफ अलोंग वाई भी रहेगा जीरो। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे यहां पे हमने फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते टाइम कि दो दो फोर्सेस बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहे थे, एंड इस पर्टिकुलर केस में दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट थी। तो अगर एक डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लेंगे प्लस वाई के अलोंग के, एंड दूसरी को अगर निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगा n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी यहाँ पे n इज इक्वल्स टू बन रहा है m इंटू जी। यहाँ पे n को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये होता है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? ऑफ कांटेक्ट फोर्स। लेकिन हर बार इतना लंबा चौड़ा उसका इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, हम उसको डायरेक्टली नॉर्मल बोलेंगे या फिर नॉर्मल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, एंड एमजी को क्या बोलेंगे यहाँ पे? वेट। वेट। वेट बोलो या फिर फोर्स ड्यू टू वेट बोलो, बोथ आर सेम एंड दैट विल बी एमजी। तो यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू एमजी आ गया। इसके ऊपर से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इसके ऊपर से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वेट ऑफ द कार इज बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन यहां पे नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म नहीं करती है। क्यों नहीं करती है आगे आएगा एक्सप्लेनेशन में, तब आपको समझ में आएगा। एक्शन रिएक्शन मतलब जो न्यूटन का थर्ड लॉ होता है उसमें इंट्रोड्यूस की थी, तो उसकी कंडीशन होती है कि एक्शन रिएक्शन का नेचर हमेशा से सेम चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो है वो कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है, एंड जो वेट है वो फील्ड फोर्स मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स है, तो दोनों का नेचर सेम नहीं है। दैट्स व्हाई ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म नहीं करते। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। तो यहाँ पे बस वो बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg को, वेट को बैलेंस कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो सरफेस है इसकी जगह पे अगर आपको बोला होता कि कार को अपन प्लेस कर रहे हैं और उसके लिए क्या कोई क्लोथ है ना, सादा जो हमारा कर्टन होता है विंडो का, उस कर्टन को ऐसे टाइट पकड़ के खड़े हैं चार लोग, और उसके ऊपर हमने ये खरी खुरी इंडियोर है टॉय कार नहीं, इसको अगर अपन प्लेस कर देते तो क्या होता? समझ में आ रही है कंडीशन में क्या बोल रहा हूं? कि अगर वहां पे सरफेस नहीं है और एक सिंपल सा कर्टन का क्लॉथ हमने लिया है, उसको पकड़ के उसके ऊपर अपन इंडिवेयर को रख रहे हैं, तब क्या होता? कर्टन को फाड़ के इंडिवेयर नीचे गिर जाती, बराबर।
हाँ सर। और उसका रीजन कौन होता कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जितनी सर चाहिए उसका थी, वेट यस, उसका सरफेस प्रोवाइड नहीं करता, तो यहाँ पे mg ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन है, ये कंडीशन वहां पे रिस्पॉन्सिबल होती। क्लियर? तो अगर आपको यस सर। बोला जा रहा है यहाँ पे कि फिर से वही कार है, वही हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एंड यहाँ पे हमने एक ब्लॉक ड्रॉ किया है जो एक्चुअल में कार की कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इसका मास अगर आपको बोला है कि है ये 100 केजी, सॉरी 1000 केजी, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको बोला है कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी। कर सकते हैं फाइंड? सेम कंडीशन है, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, चलो डू इट। सर क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन यही है जो आपको दिख रहा है, एक सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास दिया है आपको 1000 केजी, एंड यू हैव टू फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। एंड एक बात याद रखो, जी को जब तक मेंशन नहीं किया जा रहा है तब तक 10 ही लेना है। अगर मैं या फिर क्वेश्चन में क्लियरली बोला जाएगा आपको कि टेक जी एज 9.8, देन एंड देन ओनली हम 9.8 लेंगे, अदरवाइज हम उसको 10 ही एज्यूम करने वाले हैं, ठीक है? यस, 10,000 सर। वेरी गुड। कैसे? ऊपर की कंडीशन, अगर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अब फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ऐसे इसका इशू नहीं बनाना है दिमाग में कि नया कुछ तो आ रहा है, कुछ भी नहीं है, वही कंडीशन है, बॉडी है, बस उसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस वहां पे कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है? जैसे फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे बॉडी आएगी, फिर से उसका वेट होगा mg, ये डाउनवर्ड एक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड जाएगी, अगेन ये इक्विलिब्रियम में है, दैट्स वाई समेशन ऑफ f along y 0 बनेगा, यानी यहाँ पे n माइनस एम जी 0 बनेगा, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू बन जाएगा mg, यानी ये 1000 इंटू टी, सॉरी g, जिसकी वैल्यू 10 है, तो ये बन जाएगी 1000 की जगह पे 10,000 न्यूटन हो गया। क्लियर? यस सर। तो यही प्रोसेस सर आगे, अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि समेशन ऑफ Fy 0 नहीं है तो हम वहां पे इक्विलिब्रियम की केस नहीं कंसीडर करते, फिर वहां पे एक्सेलरेशन आता है, एंड उस केस में हम फिर समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इज इक्वल्स टू ma लेते हैं, हाँ सर। क्योंकि इक्विलिब्रियम पढ़ाया था ना लास्ट में कल, यस सर। a 0 है इसलिए ma को 0 बोल देते अपन, नया कुछ नहीं उसमें, ठीक है? हाँ सर। ओके, सेम कंडीशन है। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पे क्या हो रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है इससे? व्हाट इज देयर? कार, एंड कार के ऊपर कौन है? मंकी। मंकी, यानी कि यहाँ पे क्या है, सेम कंडीशन अगर हम क्वेश्चन के लिए अप्लाई करेंगे हमारे, तो बेसिकली फिर से पहले जैसा हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर कार को प्लेस किया है, तो ये बन गई हमारी कार, ये ब्लॉक से हम कार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ये कार जो है इसका मास है सपोज m1, एंड कार के ऊपर जो मंकी बैठा है, हमारे लिए ये मंकी भी क्या बनेगा, दूसरा ब्लॉक बनेगा, यानी ये बन गया m2। यानी विजुअलाइज करो, फिजिक्स मतलब कुछ अलग पार्ट अपन नहीं पढ़ रहे, जो आजू बाजू में होता है वही एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं अपन, नया कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये मंकी की जगह पे अगर एलिफेंट आके बैठता तो क्या होता? मंकी की जगह जगह पे कार पे आके एलिफेंट बैठता तो क्या होता? अरे आवाज आ रही है? आर यू गेटिंग मी? गुड मॉर्निंग। यस सर। कार विल नॉट एग्जिस्ट, उसका छप्पर टूट जाता और एलिफेंट अंदर घुस जाता, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करने के लिए अनेबल हो जाता, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है, तो हमने यहाँ पे दो ब्लॉक कंसीडर किए, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक है, एक का मास m1 दिया है, दूसरे का मास m2 दिया है, एंड हमें यहाँ पे सपोज आपको बोला गया है कि फाइंड करो, क्या फाइंड करना है? कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर उसको अपन नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, बिटवीन m1 एंड m2, एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला जाएगा फिर से नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करो बिटवीन m2 एंड द गिवन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है? इसको अपन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस फाइंड करने हैं, मतलब जो मंकी एंड कार है उनके बिटवीन, एंड मंकी कार के ऊपर बैठा है उसकी वजह से कार एंड सरफेस है उसके इन बिटवीन, तो वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बस नीचे किया गया है। कर सकते इसको फाइंड? यस नो?
यस नो कर सकते हैं क्या? देवेश, तेजस, कीर्ति, ऋषिकेश, ओके करो, ट्राई करो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जिनको लगता है कर सकते वो करो, जो नहीं कर सकते वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो स्क्रीन के ऊपर ध्यान देंगे। तो कंडीशन क्या है, देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी फ्री बॉडी डायग्राम यानी एफबीडी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम यानी एफबीडी ड्रॉ करूंगा फॉर द ब्लॉक जिसका मास है m1। अब अगर मुझे m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो कंडीशन क्या होगी, देखो सबसे पहले मैंने ये m1 कंसीडर किया, इसका मास m1 दिया है, तो इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट होगा क्या? अगर एक्ट होगा तो कौन सा होगा, आपको जो अब तक समझ में आया था उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे। कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो रही है, सबसे पहला फोर्स हमें वहां पे ड्रॉ करना पड़ता है, विच वन? mg mg ओन वेट, दैट इज m1 इंटू जी, ये हो गया। उसके बाद में अगर बॉडी को किसी सरफेस के कांटेक्ट में रखा जाता है तो वो सरफेस का जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट फोर्स क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन वहां पे Normal प्रोवाइड reaction. करता है। यानी नीचे कौन है, m1 या सरफेस है? सरफेस m2 के नीचे, एक मिनट, हम बात M1 m1 की कर नहीं रहे, पहले m2 की कर रहे हैं, ठीक है ना। m2 M1 एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब ये m2g नीचे एक्ट हो गया, तो m2 के नीचे कौन है, सरफेस है या m1 है? M1 M1 तो यहाँ पे जो m1g एग्जर्ट होगा वो सरफेस के ऊपर जाएगा या m1 के ऊपर जाएगा? सरफेस के ऊपर दोनों के ऊपर जाएगा, लेकिन पहले m1 के ऊपर जाएगा। क्लियर? yes sir m1 इस वेट को रिएक्ट होगा और वहां पे रिएक्शन प्रोवाइड करेगा जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड रहेगी। तो ये n1 मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, तो इस n1 को अपन बोल सकते हैं रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय, इसको n2 बोल देते हैं। n2 बनेगी रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय ब्लॉक ऑफ मास m1, जिसका मास m1 था, उस ब्लॉक ने जो रिएक्शन प्रोवाइड की थी वो मिल गई। क्लियर है यहां तक? इनको छोड़ के और कोई फोर्स है क्या जो m2 के ऊपर एक्ट हो रहा है? ध्यान से देखो, m2 को या फिर मंकी को, कोई फोर्स है क्या इनको छोड़ के एक्ट होने वाला? फ्रिक्शन फोर्स है क्या, कोई फोर्स? yes sir कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन कहां से आ गया? फ्रिक्शन की कंडीशन क्या बोला मैंने, जब तक वो मेंशन नहीं करेंगे, जब तक मोशन नहीं देंगे, इक्विलिब्रियम में फ्रिक्शन हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। लेकिन वहां पे अगर कंडीशन दी है कि सरफेस स्मूथ नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है, बस उसी केस में फ्रिक्शन का कंसीडरेशन होता है। क्लियर? तो yes sir यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स जो है वो पूरा का पूरा प्रोवाइड किया जाता है बाय नॉर्मल रिएक्शन ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ पे m2 के ऊपर वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, जिसको अपन कांटेक्ट फोर्स बोल रहे हैं, इनको छोड़ के और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या यहाँ पे? no sir तो यहाँ No, पे sir. सारे फोर्सेस हमने मेंशन कर दिए, मतलब हमारी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई। क्लियर? यस सर yes sir हाँ sir अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है क्या, इक्विलिब्रियम? एस नो? अरे इक्विलिब्रियम है क्या? आपको सुनाई नहीं दे रहा है या आंसर नहीं आ रहा है इसलिए नहीं बोल रहे? इक्विलिब्रियम ही है ना बेटा, मोशन नहीं है मतलब इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ पे कोई ब्लॉक के मोशन के बारे में कुछ मेंशन किया है क्या मैंने? यहाँ पे ऊपर भी देखो, कार मोशन में क्या मंकी मोशन में है? कोई भी मोशन में नहीं है। वो हिल रहे डुल रहे वो मोशन नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़ी जा रहे हैं। ऊपर का मंकी कंसीडर करो, बस जहां पे बैठा है वहीं पे बैठा है। तो ये मोशन में अगर नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, इसके लिए मैंने कंसीडर ही नहीं किया। यानी कि यहाँ पे हम n1 माइनस m2g इज इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। दैट्स वाई मुझे n2 की वैल्यू मिल गई m2 इंटू जी। क्लियर यहाँ तक? yes sir अगर बात यहाँ पे m1 वाले ब्लॉक की करेंगे तो मुझे फिर से उसकी एफबीडी ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द ब्लॉक ऑफ मास m1। अब m1 के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, नाउ यू हैव टू टेल मी।
इसका मास m1 है, तो कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे बोलो। सर वो M2 का वेट। पहले इसका खुद का वेट जाएगा नीचे, mg m1g। ओके, एट द सेम टाइम जो कीर्ति ने बोला कि ऊपर एक ब्लॉक बैठा है, जो मंकी से मैंने शो किया था, उसका भी यहाँ पे क्या एक्ट होगा, वेट। वेट कितना, m2g। लेकिन ये m2g क्यों एक्ट हुआ, क्योंकि दोनों सरफेस कांटेक्ट में थे, यानी एक्चुअल में यहाँ पे जो है कांटेक्ट फोर्स एक्ट नॉर्मल। होगा, जिसको अपन n2 कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर। yes अगर मैंने m1 को सरफेस के ऊपर रखा था, तो यहाँ पे सरफेस भी क्या करेगा m1 को, नॉर्मल। इस नॉर्मल को मैं n1 कंसीडर कर देता हूं। ओके, तो अगर मैंने इसको m1 कंसीडर, सॉरी n1 कंसीडर किया, इनको छोड़ के और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या, एस नो। नो सर। यानी कि इस डायग्राम के ऊपर से अगर मैं फिर से समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग y एक्सिस 0 कंसीडर करूंगा, तो यहां पे क्या क्या होगा देखो, ये n1 अपवर्ड है तो उसको पॉजिटिव लिया, n2 डाउनवर्ड है, m1g भी डाउनवर्ड है तो निगेटिव लिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 0। यानी यहां पे जो n1 होगा, मतलब सरफेस कार के ऊपर या फिर इस ब्लॉक के ऊपर जो रिएक्शन देगा, वो बनेगी n2 प्लस m1 इंटू जी। बट n2 को हमने पहले ही बोल दिया है कि इट इज इक्वल्स टू m2 इंटू जी है। इसको पुट करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि n1 इज इक्वल्स टू होगा g इन ब्रैकेट m1 प्लस m2। क्लियर, yes no? yes sir अब अगर सेम प्रॉब्लम में आपको बोला जा रहा है कि ये जो दो मासेस है, इसमें पहला मास है, उसका मास दिया है आपको, पहला ब्लॉक है उसका मास दिया है 500 kg, एंड दूसरा ब्लॉक है इसका मास दिया है 100 kg, और आपको बोला है कि यहाँ पे n1 की वैल्यू कितनी होगी। n1 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब जो सरफेस रिएक्शन प्रोवाइड करने वाला है, जो सरफेस कांटेक्ट 6000। प्रोवाइड करने वाला है, वेरी गुड, वो कितनी होगी, 6000 N1। एक तो पूरी प्रोसेस अपन रिपीट करके इस तरह से n1 n2 कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमें आइडिया आ गया, उसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 500 प्लस 100, यानी ये बनेगा n1 इक्वल्स टू 600 g। g का मतलब होता है 10, यानी ये बनेगी 6000 न्यूटन। क्लियर, yes sir चलो यस अब इसके सिमिलर यहाँ पे और कुछ हो रहा है, क्या शो किया है, पहले इसको ऑब्जर्व करो, और यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी उसको भी देख लो। बोलो, व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन। बॉय इज ट्राइंग टू पुश अ कार। कार को पुश कर रहा है ना। देवेश n2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो m2g करो, m2 कितना है 100 इंटू 10 मतलब 1000, लेकिन वो पूछा नहीं था क्वेश्चन में, बस n1 पूछा था। चलो आगे, यहां पे क्या हो रहा है देखो, कार को पुश कर रहा है और कार हिल ही नहीं रही है, थोड़ी सी मोशन लगेगी आपको, लेकिन एक्चुअल में कार वहां पे हिल ही नहीं रही है, व्हील रोटेट ही नहीं हो रहा है, जहां पे कार है वहीं पे खड़ी है। समझ में आ रहा है। हाँ सर। इसका मतलब इसके लिए मैं इस तरह की कंडीशन बना सकता हूं कि फिर से एक हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गया, यहां पे एक बॉडी है जो बच्चा कार को पुश कर रहा है, एंड यहाँ पे ये कार के लिए दूसरा ब्लॉक बना देते हैं। इस बॉडी को बोलते हैं एज ए, इसको बोलते हैं एज बी। अब कंडीशन क्या है देखो, दोनों इंटरनल है, मतलब कोई एक्सटर्नल आके उनके ऊपर फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है, दोनों एक दूसरे को पुश करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहां पे उन दोनों के बिटवीन का जो फोर्स है वो हमें कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी वहां पे नहीं है एंड वहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। ये कंडीशन है क्वेश्चन की जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्लियर। सर मतलब बॉय जो फोर्स कार पे अप्लाई कर रहा है वो कंसीडर नहीं करना वो है। कंसीडर नहीं करना है अब की केस में, आगे कंसीडर करेंगे उसको, लेकिन अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे कंसीडर करने की कंडीशन नहीं दी है आपको कि बॉय पुश नहीं कर रहा है, ऐसे एज्यूम करके फिर हम यहाँ पे देखना है। तो उस पर्टिकुलर केस में
यहाँ पे इन दोनों की एफबीडी मुझे पहले ड्रॉ करनी है, फिर हम फोर्स कंसीडर करके अगेन एफबीडी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मुझे एफबीडी चाहिए, तो एफबीडी ड्रॉ करने के लिए अब क्या क्या करूं मैं, यू हैव टू रिपीट मी द स्टेप्स। सर पहले एक बॉडी लेके कोई भी। चलो मैं फिर एफबीडी फॉर ए लेता हूं, तो ये मैंने ए को ड्रॉ कर दिया, उसको आइसोलेट कर दिया। नेक्स्ट, सर उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट mg। इसका वेट अगर m1 है, इसका वेट अगर m2 है, तो इसका वेट जाएगा m1 इंटू जी इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट, सर वो सरफेस नॉर्मल फोर्स उस पे अप्लाई। सरफेस जो है वो नॉर्मल फोर्स वहां पे एक्सर्ट करेगा, वो बनेगा n1। तो ये बन गई फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ए। इसको छोड़ के और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? नो सर। नो सर। नो सर। तो सेम केस, अगर ये फ्री बॉडी डायग्राम हमें ड्रॉ करनी है फॉर बी, तो कंडीशन क्या होगी बोलो फिर से। बॉडी बी ड्रॉ करनी पड़ेगी, इसका मास m2 होगा, तो इसका वेट जाएगा m2 इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है n2 इट विल एक्ट इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे उनको हमने इंक्लूड करके डायग्राम ड्रॉ कर दी, मतलब ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। क्लियर है यहाँ तक? हाँ Yes, sir. सर। अब अगर डायग्राम की कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे जो है बेचारा आदमी नहीं है, बच्चा है छोटा, कार को पुश कर रहा है, और पुश करने के लिए वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये m1 अगर m2 के ऊपर, यानी a अगर b के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, उस फोर्स को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं, एंड सपोज ये फोर्स आपको दिया है एज ए f। लेकिन कंडीशन क्या है, देखो ऊपर देखो फिर से, कि फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो था ही था, लेकिन हॉरिजॉन्टल भी इक्विलिब्रियम यहाँ पे है। तो ये कंडीशन अगर मैं ऐड कर दूं तो फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ चेंज करने पड़ेंगे? एस नो? नो Yes. सर। एस नो? No. नो सर। करने No, पड़ेंगे ना sir. बेटा, ऐसे कैसे नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स आ गया मतलब उसको दिखाना पड़ेगा ना, उसका इफेक्ट जीरो हो Yes. रहा है नहीं हो रहा है, वो कंडीशन डिपेंड नहीं हाँ, करेगी, sir. जितने फोर्स होंगे वो हमें शो करने पड़ेंगे। क्लियर? Yes. अब ये हाँ, कार एक्चुअल में पुश क्यों नहीं हो रही थी इससे, क्योंकि कार के पीछे जो है ये वॉल थी, और इसलिए ये पुश करने के लिए अनेबल था। इस तरह की कंडीशन में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं, और मैंने यहाँ पे एक वॉल को खड़ा कर दिया। ओके, अब मुझे एफबीडी फिर से सेम एफबीडी है उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगे आप बोलेंगे अभी। पहले बात करेंगे ए की एफबीडी की। चलो एवरीवन हैव टू ट्राई, कम ऑन फास्ट। सर यहाँ पे ए वो कार है ना? ए, कार है। हाँ नहीं, ए मतलब बच्चा है जो पुश कर रहा है, बी मतलब कार है। सबसे पहले क्या होगा, ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, वो फोर्स हम कंसीडर करेंगे एज एफ। वो बच्चा ही एक्सर्ट कर रहा है, लेकिन उसका खुद का फोर्स है ना। थोड़ा सा एक काम करो, ये कार एंड बच्चा को छोड़ दो, ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पे शो की है, इस कंडीशन में देखो, ये फोर्स जो है इंटरनल बॉडी प्रोवाइड नहीं कर रही है, हम एक्सटर्नली उसको पुश कर रहे हैं, ये कंडीशन है। तब क्या होगा बोलो अब। सर कार उसके ऊपर नॉर्मल। नहीं, एक मिनट, ये एफबीडी यही पे है, कार नॉर्मल वो छोड़ दो। हमने जो फोर्स अप्लाई किया ए के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये शो करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। यस सर। अब और कोई फोर्स ए के ऊपर एक्ट होगा क्या? एस नो? ये ए अगर बी के कांटेक्ट में है तो इन दोनों के बिटवीन कौन सा फोर्स आएगा? कॉन्टेक्ट फोर्स। और ये कांटेक्ट फोर्स ए के ऊपर जब भी एक्ट होगा तो वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा? इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। हाँ सर। तो इसको मैं बोलता हूं एन ए बी, और ये एन ए बी का यहां पे मतलब लेना पड़ेगा हमें नॉर्मल या फिर कांटेक्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी। समझ जाएगा या लिख के दूं? समझ जाए। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बाय बी। ए के ऊपर बी ने जो एक्सर्ट किया है वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। अब जाके देखो, ये ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गई। क्लियर? यहाँ पे और कुछ मेंशन करना रिक्वायर्ड है क्या ए की केस में, लगता है किसी को? नो सर। नो सर। चलो अब सेम केस मुझे मॉडिफाई करनी है फॉर बी ऑल्सो। तो बी के लिए कंडीशन क्या होगी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन देखो कि जितना NAB
ये बी ए के ऊपर एग्जर्ट करेगा उतना ही एन बी ए ने बी के ऊपर एग्जर्ट किया होगा। हाँ सर। Yes, आइडिया sir. आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? यानी Yes, कि sir. मुझे इस डायरेक्शन में एक फोर्स ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको बोलते टाइम अपन एन बी ए बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एन ए बी एंड एन बी ए मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी एंड ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेंगे। क्लियर? क्योंकि दोनों का नेचर यहाँ पे सेम आ गया, तो ये बी के ऊपर इधर एक नॉर्मल रिएक्शन आ गई। अब इसको छोड़ के और कोई एक्ट होगा क्या फोर्स? देखो ध्यान No, से। नहीं, फिर से एक बार देखो। sir, वो wall. वेरी गुड। वॉल क्या करेगी? वॉल वॉल क्या करेगी? बोलो, करेक्ट है। Sir, कार पे normal. कार पे मतलब ये बी के ऊपर NBW मतलब क्या होगा? NBW मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय कौन? वॉल। ये जो वॉल थी वो इस ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे कांटेक्ट में है, इसलिए नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स वहां पे एक्सर्ट होगा। समझ में आ रहा है? यानी देखो, इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे उसमें बस हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे थे, यहाँ पे वर्टिकल के साथ साथ मैंने हॉरिजॉन्टल को भी ऐड कर दिया है। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? Yes, sir. अभी थोड़ा और क्लियर होने के लिए मैं सेम क्वेश्चन को जो है वो विथ न्यूमेरिकल वैल्यू आपको प्रोवाइड करता हूं, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे बोला है कि ये सपोज वॉल है एंड ये वॉल के ऊपर पहले जैसा ये फर्स्ट ब्लॉक ए है ऑफ मास m1, देन ये सेकंड ब्लॉक बी ऑफ मास m2, ये वॉल है एंड ये सपोर्ट हो गया। आपको बोला है कि यहाँ पे m1 की जो वैल्यू है वो है 20 kg, m2 की जो वैल्यू है वो है 80 kg एंड इसको पुश करने के लिए हम यहाँ पे जो है एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, और आपको बोला गया है देन कैलकुलेट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन ब्लॉक बी। चलो, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए पूरी जो स्टेप है वो इसके सिमिलर रहेगी, इसलिए मैं स्क्रीन पे ये क्वेश्चन एज इट इज रखता हूं। हर कोई ट्राई करेगा, गलत हुआ तो भी कुछ इश्यू नहीं है, लेकिन करो एटलीस्ट। ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। Sir, क्वेश्चन please के show the वैल्यूज data. चलो, अभी डेटा सामने आपके। हो जाएगा? जिनको लगता है हो जाएगा वो खुद से करो, बाकी लोग अपन धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व करते। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बात करेंगे ए के एफबीडी की। तो हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ए ड्रॉ करेंगे, तो उसमें कंडीशन क्या क्या रहेगी? देखो, सबसे पहले इसका जो वेट है कितना है? मास दिया है 20, तो वेट वाला फोर्स कितना होगा? 200 न्यूटन। ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। क्लियर है? Yes, sir. फिर सरफेस उसको रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, इस रिएक्शन को मैं N1 बोलता हूं। वर्टिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, यानी यहाँ पे N1 की वैल्यू मिल गई 200 न्यूटन। क्लियर? यस सर। एट द सेम टाइम इस ब्लॉक को पुश करने के लिए हम यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, जिसको अपोज करने के लिए ये ब्लॉक बी जो है वो ए के ऊपर रिएक्शन देगा, यानी यहाँ पे 100 न्यूटन एंड NAB, ये दो फोर्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। देखो, पहले भी वही किया था, वही है फ्री बॉडी डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, बस यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर से यहाँ पे। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी बॉडी मूव नहीं हो रही है, इसका मतलब ये NAB एंड 100 ये दोनों भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। क्लियर? Yes, सर sir. इसका आंसर 100 है। फाइनल आंसर क्या? एक मिनट में चेक कर लेते। ये दोनों आंसर क्लियर हो गए। N1 मतलब सरफेस ने M1 पे एक्सर्ट किया वो कांटेक्ट फोर्स, NAB मतलब B वाले ब्लॉक ने A वाले ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट किया वो कांटेक्ट फोर्स। सेम कंडीशन अपन रिपीट करेंगे B वाले ब्लॉक के लिए। तो ये B वाले ब्लॉक का जो मास है M2, आई थिंक वो 80 kg दिया था, तो इसका वेट नीचे एक्ट होगा M2 इंटू G, 80 इंटू 100 सॉरी 10, कितना बनेगा ये? 800 न्यूटन। एंड सरफेस जो रिएक्शन देगा वो बनेगा N2,
इक्विलिब्रियम है इसलिए हम लिख सकते हैं कि N2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 800 न्यूटन. क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन ये फोर्स या रिएक्शन कौन होगा इन दोनों के बिटवीन? ये NAB होगा. एस नो? Yes, sir. बस Yes. डायरेक्शन Yes, अपोजिट sir. इसलिए BA लिखो या फिर AB लिखो, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड सेम है. एंड ये फाइनल होगा N, जिसको अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय वॉल. तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे N इक्वल्स टू NAB, बट NAB हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था ये 100, यानी कि वॉल जो है रिएक्शन प्रोवाइड करेगी दैट विल बी इक्वल्स टू 100 न्यूटन. क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट है Yes, sir. फ्री बॉडी डायग्राम को एंड फोर्सेस को समझना, उनको ड्रॉ करना. बाकी ये न्यूमेरिकल डेटा जो है वो एकदम सिंपल है, एक एक स्टेप में वो सॉल्व हो जाता है. आगे आगे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी तो हम इतनी लेंदी प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं. एग्जाम में जो है 1 मिनट जिससे लेस टाइम होता है हमारे पास, तो उस टाइम में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड अगर सिस्टम दिया जाता है, सिंप्लीफाई कैसे करना है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन जब तक आइडिया क्लियर नहीं हो रहा है तब तक हम सारी बातें स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं. ईच एंड एवरीवन जो जो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कर रहे हो, ये क्वेश्चन आप लेक्चर के बाद में 3 to 4 टाइम्स रिपीट करेंगे. ये आना ही चाहिए, इसको ऑप्शन नहीं है, इसको एक्सक्यूज नहीं है. क्लियर? Yes, sir. अब तक जो डिस्कशन हमारा चल रहा था वो था अबाउट हॉरिजॉन्टल सरफेसेस, लेकिन अभी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो रही है. क्या यहाँ पे Inclined surface. Inclined. इंक्लाइन सरफेस आ गया? तो सरफेस अगर इंक्लाइन हो गया तो इंक्लाइन होने से क्या फर्क पड़ेगा, क्या होगा? Components लेने होंगे sir. वेट की डायरेक्शन चेंज होगी. नहीं सर, वेट Good, sir. vertically down. Normal. वेरी गुड. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. मतलब अगर हम सेम पार्ट को इस तरह से रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टल एंड ये वर्टिकल सरफेस आ गया और ये हो गया इंक्लाइन सरफेस. इसका इंक्लिनेशन अगर हमें दिया है कि थीटा है, तो ऊपर की जैसे जो बॉडी है स्फेरिकल थी, अब हम ब्लॉक कंसीडर करेंगे क्योंकि ब्लॉक ड्रॉ करने के लिए इजी होते हैं. एंड फिजिक्स में जो है हम रिकामी बातों का टेंशन नहीं लेते, जो इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर फोकस करते हैं. तो ये ब्लॉक है, इसका अगर आपको बोला है कि मास है m1, तो अभी अगर मुझे इसकी FBD चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए, तो उसको ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे फोर्स हम ड्रॉ कर लेंगे तो वो और थोड़ी इजी जाएगी. इसलिए मुझे सेम डायग्राम में इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है. तो क्या क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नाउ यू हैव टू टेल मी, कम ऑन फास्ट. MG sir downward. Sir, mg downward. सबसे पहले mg जो होगा वो डाउनवर्ड एक्ट होगा, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होगा. उसके Normal बाद force. Normal. Normal. नॉर्मल फोर्स कहाँ पे? Perpendicular. to inclination. अब यहाँ पे हर बार इंक्लाइन सरफेस पे आप याद करेंगे कि अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होता है? Theta. एंड ये एंगल भी क्या होता है? Theta. ठीक है. तो इस तरह की कंडीशन है और बेसिकली इन दोनों को छोड़ के और कोई फोर्स अभी की कंडीशन पे तो दिया नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस है, हमें मालूम है कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर इंक्लाइन सरफेस है तो फ्रिक्शन की बात मैंने की नहीं तो उसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे. तो यहाँ पे इंक्लाइन सरफेस पे अगर ब्लॉक को रख देंगे तो वो नीचे आएगा, लेकिन ये नीचे आ रहा है क्या? No, sir. नहीं आ रहा है. ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें वहां पे इसको इस पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर? फ्रिक्शन के बारे में जब तक कोई कंडीशन मेंशन नहीं करेंगे तब तक उसको कंसीडर नहीं करना है, तब तक हमारा एजम्पशन होगा सरफेस के बिटवीन में फ्रिक्शनल फोर्स 0 है. ठीक है, इसलिए उसका अभी कंसीडरेशन नहीं रहेगा. क्लियर? Yes, sir. तो अभी मुझे इसकी फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए, इसलिए मैंने ये जो बॉडी थी जिसका मास है m, इसको सेपरेट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. अब देखो सबसे पहले कौन है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में? mg. नॉर्मल रिएक्शन तो वर्टिकल के अलोंग नहीं एक्ट हो रही है, वो वर्टिकल के साथ कुछ तो इंक्लिनेशन बना रही है. तो ये बन गया हमारा नॉर्मल, ये बन गया इंक्लिनेशन थीटा. और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. उसको यहाँ पे ड्रॉ करो या फिर यहाँ पे ड्रॉ करो, फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी बस, एंड मैग्नीट्यूड सेम रखना है. तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट हो रहा है. क्लियर? Yes, sir. लेकिन जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी
तो हम देखो एक्चुअल में फाइनल में जब क्वेश्चन सॉल्व करते तो हम करते क्या है, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग x इक्वल टू 0 या फिर समेशन ऑफ फोर्स अलोंग y इक्वल टू 0। इसलिए कभी भी अगर ये इंक्लाइन दिया जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना नॉर्मल पड़ेगा, फोर्स इसके कंपोनेंट कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। तो बोलो कंपोनेंट क्या आएगा इसका? यस स्वप्निल करेक्ट है, n cos थीटा एडजेसेंट है इसलिए। एंड दूसरा कौन आएगा? N sin theta. ओके तो इसका मतलब यहाँ पे बॉडी अगर रेस्ट में है, मतलब बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो उसके बाद मैं ये इक्वेशंस जो है इनको इस तरह से लिख सकता हूं कि हियर mg इज बैलेंस्ड बाय, बोलो, N cos theta. N cos थीटा एंड अप्लाइड फोर्स कितना होगा? n sin N theta. sin theta. F इज इक्वल्स टू n sin थीटा। क्लियर? Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, F इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा, क्योंकि डेटा हमें मास के टर्म में दिया जाएगा, नॉर्मल sir. के टर्म में नहीं। ये क्लियर है? यस और नो बोलो, ये मतलब क्लियर नहीं, Yes, sir. ये करेक्ट है या नहीं है? Yes sir. करेक्ट है सर। कैसे डिराइव क्या होगा? सर f by mg किया तो sin by cos tan आता, तो एन एन कैंसिल mg होता, मतलब दोनों को डिवाइड किया। और मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, F इज इक्वल्स टू एम जी टेन थीटा। यस, यानी कि अगर मुझे मास दिया जाएगा, जैसे कि सेम ब्लॉक आपको दिया है और बोला है कि अगर कोई इंक्लाइन सरफेस है, ऊपर के डायग्राम में शो किया उसकी तरह, जिसका इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, और वहां पे हमने एक ब्लॉक प्लेस किया है जिसका मास है 10 kg, और सरफेस स्मूथ है, मतलब हम अगर छोड़ देंगे तो ब्लॉक नीचे गिर के आने वाला है, लेकिन उसको नीचे नहीं गिरने देना है। उसको नीचे नहीं गिरने देना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। ओके, दिख रही है स्क्रीन? No, sir. नो, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे हमें अगर उसको नीचे नहीं गिरने देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो फोर्स कितना होगा, यू हैव टू टेल मी, आप उसको कैलकुलेट करके बोलेंगे। मैंने क्या वैल्यू दी है, वंस अगेन थीटा दिया है मैंने 45 डिग्री, एंड उसके बाद में ब्लॉक का मास दिया है मैंने 10 kg। चलो बोल सकते हैं क्या? वेरी गुड। फोर्स का फॉर्मूला बाजू में ही है ना? हो गया आंसर। 100 क्या हो जाएगा? 100 इंटू 10 45, बट 10 45 इज 1, सो हमें 100 न्यूटन इतना फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो जो ब्लॉक है वो जहां पे था वहीं पे रहेगा, मतलब वो रेस्ट में रहेगा, उसका कोई भी वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। क्लियर? यस सर। आगे के जो प्रॉब्लम हमें इंट्रोड्यूस करने हैं उसमें कुछ इस तरह की कंडीशंस आने वाली है। क्या है कंडीशन? एक एस्ट्रोनॉट है, एक प्लैनेट को स्ट्रिंग उसने टाई की है और उसको पकड़ पकड़ के नीचे जा रहा है, समझ में आ रहा है? इस तरह की कंडीशन है, ठीक है। ये रिजिड सपोर्ट हो गया, इसको एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, एंड ये स्ट्रिंग को जो है एक ब्लॉक कनेक्ट किया है जिसका मास दिया है m। तो अगर मुझे इस टाइप की कंडीशन की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो अब तक का जो हमारा पूरा डिस्कशन था वो पूरा अलग था, एंड इसके बियॉन्ड जो डिस्कशन होगा वो अलग रहेगा। क्या अलग होगा, कोई बोल सकता है? कमॉन फास्ट। सर यहाँ पे दूसरे फोर्सेस भी इन्वॉल्व। कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? Tension. tension. एक्सेलेंट, वेरी गुड। यहाँ पे अगर इस तरह से स्ट्रिंग से बॉडी को टाई करके फ्रीली सस्पेंड किया जा रहा है तो वहां पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वहां पे हमें स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो कंसीडर करना पड़ेगा। फिर टेंशन के बारे में अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेंशन ऑलवेज एक्ट होता है कहां पे? Away from the body. नहीं, वर्टिकली अपवर्ड नहीं, अवे फ्रॉम द बॉडी, ये आंसर करेक्ट है। बॉडी कहीं पे भी हो, बॉडी को वो क्या करता है, पुल करता है। क्या करता है? ऑलवेज पुल करता है। कभी ऐसे देखा है क्या, जैसे कि अभी इस पेंसिल को मैंने स्ट्रिंग ऐसे बांध के ऐसे मैं स्ट्रिंग को ढकेल रहा हूं और ये पेंसिल आगे जा रही है, ऐसे होता है क्या कभी? No.
मतलब हम स्ट्रिंग का यूज करके पुश नहीं कर सकते, खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं। इसलिए ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा ये ऑलवेज वर्टिकली ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी एक्ट होगा। कीर्ति आप रिपीट नहीं करोगे आप? क्लियर? यस सर। चलो, अगर मुझे इस तरह के स्ट्रिंग की फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा फ्री बॉडी डायग्राम के लिए? mg downward mg डाउनवर्ड, वेरी गुड, and t upward. एंड टी अपवर्ड। टेंशन इन द स्ट्रिंग जो रहेगा वो mg को बैलेंस करेगा, इसलिए स्ट्रिंग वहां पे टाइट बनेगी और उसका जो टेंशन है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट होगा। लेकिन फिर से यहाँ पे मूवमेंट अगर नहीं हो रही है, इसकी हो रही थी लेकिन यहाँ पे अगर नहीं हो रही है तो हमें समेशन ऑफ एफ अलोंग वाई 0 लेना पड़ेगा। मतलब पूरी प्रोसेस रिपीट होगी। रिप्लेसमेंट क्या हो रही है? सरफेसेस अगर कांटेक्ट में नहीं है, स्ट्रिंग अगर वहां पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन को, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को छोड़ दो और वहां पे टेंशन लेके आओ। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा T इज इक्वल्स टू mg। हो गया। अगर सर ये हमेशा रेस्ट में ही कंसिडर करेंगे फ्री बॉडी नहीं, डायग्राम? नहीं, 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 हमेशा थोड़ी। अभी बस अपन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, आगे आगे मोशन भी रहेगी ना। हाँ सर। ठीक है ना? सिंपल मोशन की कंडीशन बहुत सिंपल होती है, बस वहां पे 0 को रिप्लेस करके ma लिख देना है। ठीक है ना? इसलिए इसके ऊपर वर्क करो, इसको समझो। पहले आपको फिर से इस तरह की एक स्ट्रिंग दी है और ये स्ट्रिंग को बोला है कि एक ब्लॉक है जिसका मास होता है 20 kg, ये कनेक्टेड है। और उस केस में आपको बोला है कि व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग? 200। ऊपर जो Newton. लिखा था वही होगा, T इज इक्वल्स टू mg। यम अगर 20 है तो 20 इंटू 10, मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम 200 न्यूटन। फिनिश्ड, हो गया। अब देखो, सेम कंडीशन में अगर हमें बोला जाता कि एक स्ट्रिंग है, एक ब्लॉक है, और एक स्ट्रिंग है और एक ब्लॉक है, इसका मास है 5 kg, इसका मास है 15 kg, ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन है T1, ये वाले स्ट्रिंग में टेंशन है T2। अब क्या होगा? टेंशन ही टेंशन है। चलो, क्या होगा? सोचना नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सिंपल है, ये इसको देख के कभी कंक्लूड नहीं करेंगे हम। हमारा काम है जो हमें आता है उसको अप्लाई करते जाओ। हम क्या करेंगे? पहली स्टेप में हम बनाएंगे एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले अगर 5 kg के लिए बनानी है तो मुझे बोलो 5 kg वाला जो ब्लॉक है उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे? वेट और टेंशन। उसका वेट mg, मतलब उसको मैं 50 लेता हूं, और उसके बाद में ऊपर टेंशन खींच रहा है, कौन सा टेंशन है? T2। इनको छोड़ के कोई और फोर्स एक्ट होगा क्या 5 kg के ऊपर? Sir, 15 kg भी act होगा। यस, 15 kg sir. 15 kg नहीं एक्ट होगा। 15 kg के वजह से जो टेंशन इन द स्ट्रिंग T1 इंड्यूस्ड होगा वो एक्ट होगा। डिफरेंस समझो। 15 Yes. kg नहीं एक्ट होगा, उसके वजह से जो टेंशन इन द स्ट्रिंग इंड्यूस्ड होगा, यानी यहां पे मुझे T1 को भी शो करना पड़ेगा। क्लियर? Yes sir. तो सेम केस में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा फॉर 15 kg, तो ये 15 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन होगा, क्या क्या होगा, बोलो? उसका वेट वेट कितना है? अब इसका वेट 150। 150. ओके। इसको छोड़ के और कोई एक्ट होगा इसके ऊपर? टेंशन कौन सा टेंशन? सिर्फ T1 या T2 होगा? T1 और T2 दोनों। T1 plus T2. T2 कहाँ से होगा? T2 तो उसके आसपास भी नहीं है। देखो, ये 15 kg यहाँ Only पे है, T1. ये T2 यहाँ पे है, ये स्ट्रिंग इससे कहीं पे भी कनेक्टेड ही नहीं, तो कोई सवाल ही नहीं आता ना। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा क्लियर कर लो, एकदम सिंपल बात है, कंफ्यूज नहीं वैसे भी ना करना। तो 15 kg के ऊपर दो ही है, एक खुद का वेट नीचे एंड एक स्ट्रिंग है, तो एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होता है। यानी कि मुझे यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, बोलो? 150 Newton. हो गया। 150। एंड यहाँ से अगर मुझे T2 चाहिए तो हम लिख सकते हैं कि T2 अपवर्ड है, T1 एंड 50 नीचे है, इक्वल टू 0 है, तो T2 कितना बनेगा? 200. समझ लगा? Yes sir. ये प्रैक्टिकली इमेजिन कर सकते हैं ना कौन सी स्ट्रिंग में टेंशन ज्यादा होने वाला है, इसमें या इसमें? T1. नहीं T2 में. T2 एंड कैलकुलेट करके भी वही आ गया है, T2 इक्वल्स टू 200 न्यूटन। क्लियर?
तो देखो आज जो है हमने कोई क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया ही नहीं, क्वेश्चन तो मैंने बस वैल्यू एक एक सेम कंडीशन में दी थी और उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट किया था, लेकिन हमारा जो फोकस था वो था बेसिकली ओनली अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम। तो आपको करना क्या है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर कि जो भी लेक्चर में हमने फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस किया है वो सारे फ्री बॉडी डायग्राम की आप